नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब वाकई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा भूचाल कल हो चुका। वो इसलिए क्योंकि कल उद्धव ठाकरे दिल्ली में थे। वैसे कहने को तो कटसी कॉल था, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों के ऊपर वो फ्लिप फ्लॉप करते हुए नजर आए, ट्वीट करते नजर आए, माफी मांगते नजर आए, गिड़गिड़ाते नजर आए, और सोनिया गांधी से मिलने के बाद किस तरीके से वो सब कुछ यू टर्न करके वापस मुंबई गए, ये अपने आप में एक ऐसी कहानी है जिसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। असर उसका आज सवेरे सवेरे देखने को मिला, जब आरएसएस के बहुत बड़े फंक्शनरी ने यह कहा कि ज्यादा दिनों तक देवेंद्र फडणवीस लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहने वाले हैं। एक सिग्नल आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर से भेजा गया। वैसे बहुत यदा कदा ही ऐसा मौका मिलता है जब नागपुर हेडक्वार्टर से आरएसएस की तरफ से कोई पॉलिटिकल मैसेज दिया जाए, लेकिन वो आज दिन है, वो एक ऐतिहासिक दिन है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और इस भानुमति के कुनबे के लिए, कि आरएसएस की तरफ से ये बताया गया है, ये खबर दी गई है कि बहुत जल्द ही वहां पे कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन ये तो आफ्टर थॉट्स है। उसके पहले क्या हुआ? उससे पहले ये हो रहा था कि ये जितने भी सोनिया गांधी के जो सोशल मीडिया के जो मास्टर हैं, वो अचानक आज सवेरे से उठते ही इन लोगों ने उद्धव ठाकरे को घेरना शुरू किया। कोई उन्हें ज्ञान दे रहा है, कोई समझा रहा है, कोई गठबंधन धर्म बता रहा है, राजनीति कैसे की जाती है। उद्धव ठाकरे को ये छोटे मोटे कांग्रेसी लीडर्स वो ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। और इसके जवाब में शिवसेना की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि वो 7 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं। हालांकि ये प्रोग्राम तो पहले ही बनाया गया था, लेकिन अचानक से ये खबर सोशल मीडिया और मीडिया में जो है वो बिजली की तरह फैली कि उद्धव ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये इतना उठापटक अचानक से हो रहा है। सवेरे से आरएसएस की तरफ से बयान आ रहा है, तो बीजेपी के लीडर सामने आ रहे हैं, तो एनसीपी की तरफ से कुछ बोला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जो सोशल मीडिया में दादागिरी करते हैं, गाली गलौज का काम करते हैं, वो अचानक से उद्धव ठाकरे के पीछे क्यों पड़ गए, और उद्धव ठाकरे को क्यों ऐलान करना पड़ रहा है कि वो अयोध्या जाने वाले हैं। इसकी गुत्थी, इसकी पूरी जो कहानी है वो कल के विजिट की है। दरअसल हुआ ये कि उद्धव ठाकरे लगातार राज ठाकरे के डर से अपने हिंदूवादी छवि को बचाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे बयान और कुछ ऐसे ऐसे फैसले वो ले रहे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी और शरद पवार नाराज हैं। शरद पवार की नाराजगी क्या है? शरद पवार ये चाहते थे कि जो यलगार परिषद, ये जो अर्बन नक्सल्स हैं जिसके केस को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया है, उसकी परमिशन नहीं दिया जाए। वो चाहते थे कि वो महाराष्ट्र की पुलिस के हाथ में दे करके, जो एनसीपी का उनका होम मिनिस्टर है, वो उसको लिपापोती करके इस मसले को खत्म करके ये सारे जो अर्बन नक्सल्स हैं, ये जो आतंकवादी हैं, देश में जो बवाल मचाना चाहते हैं, देश को जो तोड़ना चाहते हैं, दाऊद इब्राहिम के पेरोल पे जो लोग हैं, उनको क्लीन चिट दे दी जाए और ये पूरा का मसला जो है उनको ये खत्म कर दिया जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं कि उनके पीछे राज ठाकरे का एक भूत चल रहा है, जो उनके हर गतिविधि, हर फैसले के ऊपर उनको लगातार नुकसान पहुंचाता चला जा रहा है। चाहे वो मसला सीए का हो, एनआरसी का हो, घुसपैठियों का हो, मुसलमान को लेकर के कोई मुद्दा हो, शाहीन बाग जैसा कोई मुद्दा हो, इन सब के पीछे लेकर के शिव सैनिकों के बीच में यह लग रहा है कि उद्धव ठाकरे ने बेटे के लिए, सत्ता के लिए अपनी पूरी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। तो एक प्रेशर लगातार उद्धव ठाकरे के ऊपर बना हुआ था, और दूसरी तरफ से यह प्रेशर लगातार कि आप एनसीपी की तरफ से कि आप ये सारे जो इश्यूज हैं इसके ऊपर आप ठीक उसी तरह से बिहेव करो जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी बिहेव करती है, जिस तरह से एनसीपी बिहेव करती है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बिहेव करती है। उद्धव ठाकरे ने वो काम नहीं किया। अब शरद पवार नाराज, कांग्रेस पार्टी बच गई। तो कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही इस बात को लेकर नाराज है कि उनको कम सीटें मिली हैं, और वो जितने भी जो
जहां माल नहीं है, जहां से कमाई नहीं की जा सकती है, जो तथाकथित इंपॉर्टेंट मालदार मलाईदार जो मंत्रालय है कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला है, उन तब से उनको परेशानी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी की तो आदत है, उनको चाहिए ही मलाईदार मंत्रालय, तो वो और संख्या भी कम मिली है, तो उसको लेकर के पहले से ये परेशान चल रहे थे। तो रोज बेइज्जती हो रही थी, तो कभी सावरकर को गाली दे रहे थे ये लोग, सावरकर को होमोसेक्सुअल बता रहे थे, तो कभी गोडसे के नाम पे शिवसेना को घेर रहे थे, और जब कुछ नहीं होता था तो अशोक चौहान कभी कभी आ जा करके वो कहते थे कि भाई मुसलमानों के लिए हमने बनाया ये सरकार, मुसलमानों के आदेश पे बनाया है, अदरवाइज हम तो शिवसेना से बातचीत नहीं करते। तो ये सारी चीजें हो ही रही थी कि यह मसला सीए का आ गया। राहुल गांधी सोनिया गांधी का फरमान शिवसेना को बहुत ही क्लियर था कि आप इसके खिलाफ असेंबली के अंदर एक प्रस्ताव लेकर के आए, और जिस तरीके से बाकी कांग्रेस शासित राज्यों में सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया गया है वो आप करें। लेकिन इस दौरान वो बातें जो उद्धव ठाकरे ने की वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के गले नहीं उतरी, क्योंकि ये मसला ऐसा है कि अगर शिवसेना, उसको कह सकते हैं कि शिवसेना वो कैच 22 सिचुएशन में फंस गई, आगे गड्ढा पीछे खाई, जाए किधर जाए, क्योंकि अगर वो कांग्रेस की बात मानेंगे तो शिवसैनिक नाराज हो जाएंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो कांग्रेस नाराज हो जाएगी, सरकार चली जाएगी। तो ये ब्लैकमेलिंग का जो धंधा शिवसेना जो लगातार पहले से बीजेपी के साथ करते आ रही थी, वही गेम शिवसेना ने यहां शुरू किया। तो वो कल दिल्ली पधारे, सबसे पहले वो प्रधानमंत्री मोदी से जाकर के मिले, 1 घंटे की मीटिंग हुई, अब पता नहीं क्या क्या मीटिंग हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ताल ठोक के कहा, वो सिग्नल था सारे शिवसैनिकों को, वो सिग्नल था राज ठाकरे को कि हम बीजेपी से अलग होकर के भी प्रधानमंत्री मोदी के इतने करीब हैं कि हम 1 घंटे तक मीटिंग कर सकते हैं, और मीटिंग के बाहर आकर के हम वही बात कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी क्या चाहते थे इनसे, उन्होंने वो सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा की कि वो सीएए के खिलाफ नहीं है। ये जो नागरिकता कानून जिसको लेकर के पूरा शाहीन बाग चल रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर में बवाला मचाई हुई है, उसको वो समर्थन करते हैं, और सीए महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। ये बात उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद की। दूसरा अहम बात उन्होंने जो प्रेस के सामने उन्होंने कहा वो ये कि वो एनपीआर भी लागू करेंगे, और उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया कि एनपीआर तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो 2010 में भी हुआ था, क्योंकि ये सेंसस के लिए किया जाता है, इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये दोनों एनपीआर और सीएए महाराष्ट्र में लागू होगा। और इतना ही बोलते ही जो सारा बवाल जो है वो मचना चालू हो गया। और इसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने सीक्वेंस समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी से वो मिले, 1 घंटा उन्होंने बातचीत की, वो बाहर निकले, और बिल्कुल ही एक ऐसा उन्होंने पोजीशन लिया जो बीजेपी का पोजीशन है, जो कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। और जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें की, महाराष्ट्र में बहुत सारे कांग्रेसी लीडर्स और एनसीपी के लोग वो आ गए, ये बताना स्टार्ट कर दिया, ये तो बीजेपी के पार्टनर की तरह आपने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, वो स्टैंड ले लिया है। अब उद्धव ठाकरे को इसके बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोनिया गांधी से मिलना था। अब जब वो सोनिया गांधी से मिलने गए तो वहां कांग्रेस के 1-2 लीडर्स भी थे, ये संजय राउत, उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये लोग सोनिया गांधी के घर जाकर के मिले। विडंबना है ये, लगातार इस बात को हम कहते आ रहे थे कि शिवसेना का कोई चीफ 10 जनपद में जाकर के अपना सर झुकाता हो, ये ग्लानि की बात है, क्योंकि ये काम बाला साहब ठाकरे के जीते जी तो कभी नहीं हो पाता। खैर, राजनीति है, इतना जो है उसे आप माफ किया जा सकता है कि राजनीति के वजह से, सत्ता की वजह से, पुत्र मोह की वजह से लोग गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। तो खैर, इन्होंने रंग बदल लिया, लेकिन वहां हुआ क्या, अंदर क्या बातचीत हुई, और किस तरीके से उद्धव ठाकरे को वहां ग्लानि फेस करना पड़ा, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंदर क्या बातें हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ वो मीटिंग के फौरन बाद नजर आया,
जब एक के बाद एक उद्धव ठाकरे के ट्वीट्स सामने आने लगे। मोदी साहब से मिलने के बाद इन्होंने कहा था कि सीएए हम लागू करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी से मिलने के बाद वो यू टर्न लेते हैं, वो कहते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कैसे क्या मोडालिटीज होगा, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस पे अभी देखना बाकी है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कि एनपीआर हम लागू करेंगे, ये सेंसस का हिस्सा है। सोनिया गांधी से मिलने के बाद उन्हें ये ट्वीट करना पड़ा कि एनपीआर को लागू करने में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ नए नए कॉलम्स डाले गए हैं, उन कॉलम्स को हम पढ़ेंगे, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तब तो ये लागू होगा, अदरवाइज इसको लागू नहीं करेंगे, इस पे हम डिसीजन बाद में लेंगे। मतलब ये फ्लिप फ्लॉप जिस प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद जिस दम और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये सीए और एनपीआर के ऊपर भाषण दे रहे थे, अपनी नीतियों का बखान कर रहे थे, सोनिया गांधी से मिलने के फौरन बाद ये जो शेर वाली पार्टी ये भीगी बिल्ली बन गई और ये ठीक वही भाषा बोलने लग गई जो भाषा सोनिया गांधी ने कहा कि ये आपको कहना होगा। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोनिया गांधी के साथ जो मीटिंग हुई वहाँ पे सोनिया गांधी शायद वो बोलते रही, डांटते रही, तनकीद करते रही, इनको क्रिटिसाइज करती रही और ये जो शिव सैनिकों के सरदार हैं वो चुप्पी साध करके वापस लौट आए। अब बवाल मच गया, लोग पूछने लग गए कि भाई क्या है नहीं है। हालांकि बाकी तो मूवमेंट सबको मालूम चल रहा है कि भाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज सवेरे से इसके बाद इतना तो जलील किया ही, उद्धव ठाकरे को सोनिया गांधी के हर शर्तों को मान करके अपने पूरे बयान से यू टर्न तो लेना पड़ा, उसके लिए वो फोर्स हो गए। लेकिन आज सवेरे से मनीष तिवारी ने ज्ञान देना चालू किया उद्धव ठाकरे को। ये देखिए बेइज्जती करने की कुछ वो लिमिट कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए। और उद्धव ठाकरे को भी अब समझ में आ रहा था कि ये बीजेपी नहीं है कि जिसे आप सामना में रोज गालियां दें और सरकार में मिल करके आप जो है उसकी रेवड़ियां भी खाएं। यहां कांग्रेस पार्टी तो आपको रोज उठते बैठते सोते जागते बेइज्जत भी करेगी और आपको हिलने डुलने का मौका भी नहीं देगी। मनीष तिवारी वो ज्ञान दे रहा है कि भाई आपको संविधान पढ़ना चाहिए, आपको 2003 के जो है कानून है उसको पढ़ना चाहिए। कोई दूसरी छोटी मोटी लीडर्स वो ट्वीट कर रही है उद्धव ठाकरे को कि आपको गठबंधन का धर्म पता होना चाहिए। राजनीति सिखाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और ऐसा लगता है कि इसी से तंग आकर के उन्होंने उद्धव ठाकरे ने फिर से ये घोषणा कर दी कि वो अयोध्या जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 पहिए की जो गाड़ी है जिसके अलग अलग साइज की टायर्स हैं, ये सब अपने अपने हिसाब से महाराष्ट्र को जो लेकर के जा रहे हैं। एक बात तो सत्य कहा जा सकता है कि गवर्नेंस के नाम पे 0 सन्नाटा है। क्या कह करके ये आए थे कि हमने विचारधारा को त्याग दिया है, किस लिए? किसानों की समस्या को खत्म करने के लिए। किसान तो बेचारे मर ही रहे हैं, किसानों की समस्या 10 की 10 है, लेकिन ये आपस में जिस तरह से बॉक्सिंग कर रहे हैं वो मजेदार है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के ब्लैकमेलिंग से तंग आकर के उन्होंने कोई नया रास्ता आरएसएस के साथ खोला है, जिस वजह से आज आरएसएस की तरफ से ये बताया गया कि देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा दिनों तक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है और आरएसएस अगर इस तरह के बयान को सार्वजनिक रूप से देती है, को उसके बड़े फंक्शनरी अगर इस तरह की बातें कहते हैं तो उसमें वजन होगा। शिवसेना टूटेगी या उद्धव ठाकरे नतमस्तक होंगे बीजेपी के सामने, संघ के सामने, या फिर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से वो अपना सब कुछ वापस यू टर्न लेकर के हिंदुत्व की गोद में आएंगे। ये देखना बाकी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।